नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी नमस्कार, मैं हूँ भीम सेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में एकता एकता संघ साहित्य गैलरी साहित्य संगी एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एकता तिवारी स्टूडियो में। और जिस तरह हम हर रविवार को आप सभी के साथ रूबरू होते हैं, एक साहित्यिक चर्चा करते हैं किसी नए या पुराने साहित्यकार को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर किताब को लेकर के, और वो किताब किसी भी बारे में हो सकती है। कविताओं की किताब हो सकती है, नॉवेल हो सकता है या कहानी संग्रह हो सकता है। तो इतना कुछ है साहित्य में, बहुत बड़ा समंदर है। बस तैरते जाओ तैरते जाओ तैरते जाओ। तो इस समंदर में आज एक अनमोल मोती जो सदियों पहले पाया गया था, हम सबके जीवन में बरकरार है, आज तक बहुत ही रिलेवेंट है, कंटेम्प्ररी है, अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, वक्त आते रहता है, बेवक्त जाते रहता है, लेकिन उनकी वो खुशबू कभी भी कम नहीं होती। उनका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दूंगी थोड़ी सी देर में, बट उससे पहले मैं चाहूंगी उज्जवल जी, आप जरा जी, उनको हमारी ऑडियंस के साथ मुखातिब कराएं अपने अंदाज में। साथियों जिस इंसान, जिस लेखक, जिस व्यक्ति के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हम आएँ, अपनी चर्चा पर चर्चा हम आरंभ करें, उससे पहले मुझे कवि दुष्यंत कुमार जी का एक लिखा हुआ कुछ याद आ रहा है। वो लिखते हैं कि सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। एक ऐसा इंसान जिसका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को जन्म हुआ। लेकिन किसे पता था कि वो बालक बड़ा होकर हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यंग्यकार बनेगा। हम्म। जिसका जन्म तो हुआ आर्थिक गरीबी में, जिसके बहुत ही बालपन में, बाल्यावस्था में ही जिसके ऊपर आर्थिक ज़िम्मेदारियों का बोझ आ गया। बावजूद उसके भी उस बच्चे को पढ़ने की ललक इतनी थी, उनके अपने ही शब्द हैं कि उनको पढ़ने की भूख इतनी थी, उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि आस-पास जहाँ वो रहते थे, जितने भी पुस्तकालय थे, सबको उन्होंने पढ़ डाला था। तो ऐसे लेखक, ऐसे विचारक, ऐसे निबंधकार, ऐसे कहानीकार और ऐसे व्यंग्यकार जिनके व्यंग समाज को आईना भी दिखाते हैं, जिनके शब्द हमको चुभाते भी हैं हंसाते भी हैं। और कई बार उनके शब्द हमें मनोरंजन भी कराते हैं। मनोरंजन से मुझे एक बात याद आ रहा है, मैथिली गुप्त जी लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसा ही इंसान, वैसे ही व्यंग्यकार, वैसे ही हमारे चिंतक, जिनका नाम होता है हरिशंकर परसाई। तो आज हम उनके ऊपर चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, आगे की बातचीत। जैसा कि बातचीत के आरंभ में एकता तिवारी जी ने बताया कि उनकी भौगोलिक उनका जो परिचय है, वो आप बताएँगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले, हमारे जो पाठक हैं, उनके सामने आप उनकी जो भौगोलिक प्रक्रिया है, उसको आप अपनी विचार ये रखें। जितनी खूबसूरती से दूसरों के शब्दों को उठा करके प्रेजेंट करना, किसी की शुरुआत करना, बड़ा कमाल का एक आर्ट है। और ये आर्ट तभी आपके अंदर पनप सकता है, रह सकता है, जब आप पढ़ते लिखते हो, इंटरेस्ट रखते हो। जैसा कि हमारा मोटो है, हमारे प्रोग्राम का मोटो है, हमारे पॉडकास्ट का मोटो है, आप सभी को पढ़ने के प्रति जागरूक करना, अपनी धरोहर, अपनी लिटरेचर, पर्टिकुलरली जितना भी हिंदी के अलावा भी जो अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में आप जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, हुँ, उन भाषाओं में भी बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने लिखने के लिए। तो हमारा मेन मोटो यही है बिल्कुल। कि हम आप सबको ये कहें, आपको जागरूक करें कि कृपया अपनी जड़ों की तरफ लौटें, पढ़ाई लिखाई की तरफ लौटें, तो आपके अंदर ये कला आ सकती है। निसंदेह।
और अब आते हैं हम अपने आज के महान व्यंग्यकार की तरफ। जैसा कि आप बता चुके हैं, हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन मैंने कहा मैं दूंगी, वो इसलिए कहा क्योंकि फिर से एक बार बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं वहां से आती हूँ जहां से वो आते हैं। प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से हमारे हरिशंकर परसाई जी बिलोंग करते हैं। और उनकी भी काफी सारी जगह हैं, वो सब हैं जो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई जगह है। रखती हैं, खास तौर से खंडवा। और शुरू से शुरू करती हूँ होशंगाबाद, जहाँ पर होशंगाबाद बहुत बड़ा है, उसमें बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी जगह हैं, हरदा करके, टिमरी करके एक तहसील पड़ती है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जो कि 22 अगस्त 1924 में हुआ। और ये तो हमने उनकी जन्म तिथि की बात कर ली, लेकिन यहीं अगस्त की बात करते-करते एक दुखद चीज़ भी अगस्त में ही घटी थी। हालाँकि वो 1995 में घटी थी, 10 अगस्त को। उसी दिन उनका इसी महीने में उनका निधन भी हुआ था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही अगस्त में पड़ती है। तो आते हैं बैक टू हरिशंकर परसाई जी का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। और उनका जन्म जिस घर परिवार में हुआ वो ब्राह्मण परिवार था। और जैसा कि आपने बताया कि थोड़े उम्र बढ़ते-बढ़ते उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, डाउनफॉल हो चुका था। हुँ। लेकिन जब वो जन्म जन्म हुआ था उनका, जब बाल अवस्था में वो थे, तो वो बड़े ही धनाढ्य परिवार में था उनका उस वक़्त। अच्छा खासा पैसा था, जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी, जिस जगह पर वो थे, वहाँ पर वो धनाढ्यों में उनकी गिनती होती थी। और उनके पिताजी का मतलब वो जंगल हायर करते थे, पूरे के पूरे जंगल। और हुँ, वहां पर कोयले की बटाई जिसे कहते हैं, कोयला बना करके बेचना एंड ऑल, ये वाला उनका बिजनेस था। जब वहां पर एक पॉइंट के बाद प्लेग आया, तो पूरा गांव खाली हो गया। और चूंकि वो एक जगह टिकते नहीं थे ना, पिताजी जंगल एक खरीदा, वहां का काम खत्म हुआ, तो उस जंगल के आसपास जो बस्ती होती थी, वहां पर गांव होता था, वहां पे वो रहते थे। फिर जब जंगल बदलता था, फिर उसके आसपास की गांव या बस्ती में वो रहना शुरू करते, तो ऐसे वो शिफ्ट होते रहते थे। और फाइनली फोर्थ तक की एजुकेशन उनकी हुई यहाँ हमारे टिमरी जो हम बात कर रहे हैं। अ, उसके बाद जिस लास्ट गाँव की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्लेग फैला, पूरा गाँव खाली हो गया। माताजी की तबीयत वहाँ पर से खराब होनी शुरू हुई, उनका इलाज चलता रहा, लेकिन ना वो ठीक हो पाईं। और गाँव में गिने-चुने लोग बचे थे, माहौल भी कुछ अजीब-सा था, पूजा-पाठ चलती रही, पिताजी भी डल होते चले गए, उसी के चलते उनका बिज़नेस डल होता चला गया। तो घर के आर्थिक हालात, उन परिस्थितियों जो आती चली गईं बैक टू बैक, उसके चलते डाउन होते गए, फिर पिताजी की भी तबीयत खराब हुई। और उसी दौरान माताजी की मृत्यु हो गई। और फिर वो अपनी बुआ जी के घर उनको छोड़ा गया। उनके बाद उनकी एक बहन, फिर एक भाई और फिर 2 बहन, मतलब टोटल 5 भाई-बहन थे। तो फाइनली हुआ ये कि पिताजी ने भाई-बहनों को अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ, यानी कि बुआ जी के यहाँ पर हुँ। देख-रेख के लिए। और बुआ जी का बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कहते हैं ना, प्रभाव रहा। हाँ, इम्पैक्ट रहा। सिर्फ उन पर नहीं, उनकी पूरी फैमिली पर। क्योंकि उनकी बुआ जी ने उनके पूरे परिवार को हमेशा ही बहुत सँभाला। और सँभाला ऐसा जैसे माँ अपने पूरे परिवार को सँभालती है, या नानी-दादी जिस तरह से सँभालती हैं। और जिस-जिस सिचुएशन में उनके पिताजी या वो खुद भी उलझते थे कभी भी, तो वो बुआ यही कहती थी कि भाई सब ठीक हो जाएगा, तू खाना खा ले। भाई सब ठीक हो जाएगा, तू जो कर रहा है वो तू वो उस पे ध्यान दे। तो इस तरह से उन्होंने बुआ का के सानिध्य में अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। मैट्रिक होते-होते उनकी वहीं जंगल विभाग में छोटी-सी नौकरी लग गई।
और पिताजी उनके चाहते थे कि वो रेलवेज़ में बाबू या टीटी बन जाएँ, और जो उनका परिवार और जानकार लोग थे, वो चाहते थे पुलिस लाइन में वो चले जाएँ, क्योंकि उनका बिल्ड बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। जैसे पिताजी का बहुत रौबदार उनका जैसे हरीश शंकर परसाई जी के अपने शब्द हैं कि उनके ऊपर उनके पिताजी की छवि का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो उनके ऑब्वियसली हर पापा अपने बच्चे के हीरो होते हैं, तो वैसे ही उनके पापा बिल्कुल साफा बांधते थे और घोड़े पे चलते थे, एक जंगल में निकलते थे, तो और वो प्रॉपर एक ह्यूज बिल्ड वाला इंसान कैसा होता है, तो वैसे ही वो अपने परसाई जी भी थे, हरिशंकर परसाई जी। तो पिताजी चाहते थे रेलवेज़, सोसाइटी चाहती थी पुलिस, और वो खुद चाहते थे कि वो बन जाएँ एक टीचर। और जो वो चाहते थे अल्टीमेटली हुआ भी। बड़ी डर-डर के वो अपने पिताजी से ये बात कह पाए कि मुझे टीचिंग करनी है। तो टीचर बने भी, थोड़े समय वो टीचिंग करे और बहुत अच्छे से किए। टीचर ट्रेनिंग जो जबलपुर में वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट हुआ करता था उस समय में, स्पेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 1800s में, लेट 1800s में बना था इंग्लिश राज में हुँ। डेफिनिटली। एंड देन वो बना, उसका नाम फिर चेंज हुआ। उसका नाम मैंने आप लोगों के लिए नोट किया हुआ है। उम्म, प्रांतीय शिक्षा महाविद्यालय, पीएसएम। और अब उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि जबलपुर में है, जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग होती है। वहाँ से उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की, और उस समय वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट्स होते थे, वो बड़े सीनियर होते थे, 15-15, 20-20 साल की जिनकी टीचिंग लाइन हो चुकी होती थी, उन्हीं को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। और इनकी मात्र कुछ 4 महीने की एजुकेशन टीचर की जॉब थी, तब भी ये इस तरह का इनका अपीयरेंस था, इनकी प्रेज़ेंस थी, इनका ऑरा था, एज़ अ वक्ता भी, एज़ अ ऑरेटर भी। तो जो इनके सीनियर थे, उनके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगी। जि जि बुआ के अलावा और कुछ लोगों की जिनसे वो बहुत प्रभावित रहे, या जिनका उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। उनके एक टीचर थे, टीचर बग्गा। तो उन्होंने इनको बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरी ट्रेनिंग के लिए तू फॉर्म भर। तो इन्होंने फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे दी, और लकीली इनका हो गया सिलेक्शन। हुँ। एंड देन वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट की, और फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ जाओगे टीचिंग के लिए? तो बोलते वो टीचर बग्गा के पास मैंने खंडवा में इनिशियल लेवल पे पढ़ाया है थोड़े दिन, तो मैं वहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं, नहीं, तुम अपना यहीं पे ध्यान दो, तुम्हारा यहीं जबलपुर में ही किस स्कूल, बढ़िया स्कूल में हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी सही। तो उनकी लाइफ में एजुकेशन, जो उन्होंने सोचा था कि मैं एजुकेशन लाइन में जाऊँगा, टीचर बनूँगा, वो बने भी, ट्रेनिंग के साथ बने, जहाँ उनको जीवन ने पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया भी। प्लस जो उनकी लाइफ में एक सिस्टम बचपन से रहा था, पढ़ने-लिखने का, जैसे कि आपने बताया, बहुत ज़्यादा एक रुचि होना, पढ़ाई-लिखाई मतलब सिर्फ़ स्कूली किताबी ज्ञान के अलावा, स्कूल की किताबी ज्ञान के अलावा जो दुनिया को जानने की ललक होती है, वो उनके भीतर थी। उन्होंने दुनिया की सारी किताबें जितनी वहाँ अवेलेबल थी नियर अबाउट में, सब कुछ चाट मारी थी। उन्होंने और उनके एक मित्र थे, उनका नाम तिवारी भी जी। मैंने, मनोहर मनोहर लाल तिवारी जी, ये दोनों मित्रों ने मिलकर के पूरी सारी किताबें घोट डाली थी। और उससे भी अच्छी बात कि वो दोनों आपस में डिस्कस करते थे, उन हुँ। चीज़ों के प्लस, माइनस। उसके अलावा वहाँ उस वक़्त करंट अफ़ेयर्स जो भी हो रहे होते थे, क्योंकि उस वक़्त तो आज़ादी नहीं हुई थी ना, तो जो उस वक़्त अंग्रेज़ वाला कार्यक्रम भी चल रहा था, हमारे यहाँ कांग्रेस वाला कार्यक्रम भी चल रहा था, हमारे राम मनोहर लोहिया वाला कार्यक्रम भी चल रहा था, गांधी जी, नेहरू जी, ज सभी का वाला। जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी चल हाँ, रहा था। तो वो सारी चीज़ें भी वो लोग इक्वली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ डिस्कस करते थे। नॉट ओनली एजुकेशन, बट पॉलिटिक्स, सोशल चीज़ें, और सब कुछ, मॉरल चीज़ें, एवरीथिंग। तो उनकी उस तरह की संगत रही। और जिन टीचर की बात मैं कह रही हूँ, उनका पूरा नाम है केशव चंद्र बग्गा, जो उनके इंग्लिश टीचर, एज़ अ इंग्लिश टीचर वो अपॉइंटेड थे, बट हरिशंकर परसाई जी के अपने शब्द हैं कि वो इतने ज्ञानी, मतलब
उनकी परिधि कहीं से उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती है, उस तरह के ज्ञानी वो थे। वो केवल इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, वो साइंस भी पढ़ाते थे, वो हिस्ट्री भी पढ़ाते थे और लैंग्वेजेस डिफरेंट वो भी पढ़ाते थे, इक्वल नॉलेज के साथ। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा, ये कम, ये इसके टीचर है तो वो हल्के में पढ़ा। वो इतने एक्सट्रीम लेवल के, मैंने जैसे कहा कि सभी विषयों के ज्ञाता थे। करेक्ट। तो इस तरह की उनकी संगत रही बचपन से, मित्र भी बहुत अच्छे मिले उन्हें, बुआ का जो हुँ, इम्पैक्ट रहा या सहयोग रहा जीवन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, उनके लिए प्लस फैमिली के लिए, और फिर हमारे जो उनके टीचर थे, बग्गा सर। और उन्हीं ने वहाँ पर जो हम जबलपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने कि तुम यहीं पे होगा तुम्हारा टेंथ, वहाँ नहीं जाओगे तुम। वो भी डॉक्टर अपने केशव जी बग्गा थे, उनके टीचर। हुँ। तो ये तो उनका रहा ज्योग्राफिकल, कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे। और मीनवाइल ये हुआ कि जब उन्हें अपने एजुकेशन मतलब टीचिंग लाइन की जब पहली तनख्वाह मिली, तब तक माताजी तो जा चुकी थी, पिताजी हमारे इंदौर में थे और उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि पहली तनख्वाह वाले ही दिन उनके पास खबर आई और इन्हें बिना टिकट के उन्हें बहुत ट्रैवल करने की आदत हो चुकी थी उस दौर में। मज़ा भी आता था, मज़े भी करते थे उस चीज़ को लेकर के। और उसका बहुत एक अच्छा-सा किस्सा भी वो हमेशा सुनाते हैं कि जब आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे होते थे, तो टीटी से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको अंग्रेज़ी अच्छी बोलनी आती है, तो आप अंग्रेज़ी में अच्छे से बात कीजिए और फिर टीटी आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ से चढ़े हैं और कहाँ उतरना है और टिकट है या नहीं है। और इसी बिना टिकट वाली जर्नी में उन्होंने कई दफ़े जबलपुर से देवास, देवास से इंदौर इटारसी। इटारसी बहुत ट्रैवल किया, बहुत। और वो इस बात को बड़े, वही जिस तरह की वो लिखाई करते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत बार उन्होंने ये बात को शेयर किया है और मज़े लेकर के। तो ये थी उनकी एक छोटी-सी ज्योग्राफिकल जर्नी। अब यहाँ पर लोगों का सवाल हमेशा ये आता है कि ये तो सब उनका जब मीटर ही आउट था, उसमें लिखाई-पढ़ाई कहाँ से आ गई? लेखन कहाँ से आ गया? तो वो लेखन की भी वो बताते हैं कि भाई जब मैं टीचर हो गया, हुँ, तो क्योंकि उससे पहले का जीवन, तब तक का भी जीवन तो ऐसा था कि सुबह अर्ली उठना, हालाँकि वो लेट नाइट पर्सन भी थे, वो खुद कहते हैं कि मेरा सिस्टम वैसा नहीं था कि जल्दी सोकर जल्दी उठना, जल्दी तो उठते ही थे, जल्दी उठना, स्कूल वाली सारी एक्टिविटी कंप्लीट होना, फ्री पीरियड में वो लिखा करते थे और उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी चलती थी, वर्जिश, व्यायाम जिसे कहते हैं हम आज की तारीख में, जिमिंग एंड ऑल। बट उस समय में जो भी वो करते रहे हों, तो वो कहते थे कि वो पूरे एक सिस्टम में रहते थे। उसके बाद वो लेट इवनिंग में सोशलाइजिंग भी करते थे और फिर लेट लाइट नाइट में वो अपने वक्त में वो मी टाइम जिसे हम आजकल कहते हैं, उसमें वो लिखाई पढ़ाई करते थे। और फिर वही, तो वो एक लंबा समय रहा जिसमें वो सिस्टम में रहे। उनका सिस्टम ये सब खत्म हुआ जब उन्होंने अ, जब उनके प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रही है पढ़ाई बच्चों की, तो कैसे होगा? तो उन्होंने वो सेशन कंप्लीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और फुल टाइम इंडिपेंडेंट राइटिंग में आ गए और अपना पूरा जीवन लिटरेचर को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से उनकी लिखाई का कार्यक्रम शुरू हुआ और वो हमेशा से ही जो लाइन वाली कॉपीज़ होती हैं, उसमें लिखते थे, वो ब्लैंक पेज में लिखना पसंद नहीं करते थे। आज अंत तक भी उन्होंने लाइन वाली कॉपीज़ में ही हुँ। लिखा है। और लोग ये कहते हैं तो आपकी पहली कहानी आई तो आई, उसके बाद आपने लगातार कैसे लिखना चालू कर दिया? उसके जवाब में भी उनकी एक बहुत खूबसूरत सी बताते हैं इंसिडेंट कि किसी सोशलाइजिंग से वो लौट रहे थे, बाहर निकले तो कुछ 2 गरीब बच्चे हुए, एक बड़ी-सी चमकती हुई गाड़ी को ऐसे हाथ लगाना चाह रहे थे, हाथ लगा रहे थे, तो ड्राइवर बार-बार उसको उनको डाँट के भगा रहा था और अल्टीमेटली वो उतर के उनको लपाड़े मारने लगा, थप्पड़ पे थप्पड़, और बच्चे रोते हुए भाग गए। ये किस्सा उन्होंने देखा, उन्हें बहुत तकलीफ हुई और फिर उस बात को उन्होंने एज़ इट इज़ व्यंग्यात्मक तरीके से कथा में, कहानी में, शॉर्ट स्टोरी में जैसे उनकी होती हैं लिख दिया और वो कहीं पे भेजना था, उन्होंने भेज भी दिया। अब वो सिलेक्ट भी हो गई, प्रिंट भी हो गई और फिर उन्होंने और वहाँ पर भेज दी, वो भी प्रिंट हो गई। तो वो अब इस राइटर को खोज रहे थे
क्योंकि इन्होंने अपने असली नाम से तो लिखा नहीं था, हम्म, इन्होंने अपना नाम लिख रख लिया था, सब टाइटल उदार। क्योंकि वो, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि एक कलाकार कोई भी हो, लेखक हो, चाहे ऑन स्क्रीन कलाकार हो, चाहे म्यूजिकल कलाकार हो, इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी कलाकार जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, कंपैशनेट होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट रियल आर्टिस्ट। तो वो अपने उस संवेदनशील बिहेवियर की वजह से अपने आप को उन्होंने टाइटल दिया, क्या, उदार। उदार। और उस टाइटल के नाम से लोग, पब्लिशर उन्हें खोज रहा है। अब क्योंकि उनके जो मित्र थे तिवारी जी, उनके कॉमन मित्र निकले, उन्होंने कहा अरे ये तो ये तो हमारे परसाई जी हैं। और फिर ऐसे उनकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद कंटिन्यूशन में उनकी, हम्म, हमारी हमारे बीच में जो आज की तारीख में इतना कुछ है उनका, वो ऐसे वहां से ये लेखक जन्म लिया। हाँ। अभी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हाँ। हरिशंकर प्रसाद जी का एक आत्मकथा है जिसका हाँ। नाम है गर्दिश के दिन। बिल्कुल, उफ। उसमें वो लिखते हैं कि व्यंग्य लेखक का जन्म कैसे हुआ, हम्म। जिसकी अभी आप बात कर रही थी। तो परसाई जी लिखते हैं खुद कि परसाई के जीवन में सब कुछ अंधकार में नहीं था, हम्म। उसमें मस्ती भी थी और बेफिक्री भी थी। बिल्कुल। गर्दिश के दिन में ही परसाई लिखते हैं कि एक विद्या मुझे उन दिनों आ गई थी, वो थी बिना टिकट सफर करना। करेक्ट। जबलपुर से इटारसी, खंडवा, देवास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेधड़क गाड़ी में बैठ जाता। बचने की बहुत तरकीबें आ गई थी उन दिनों। हम्म। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में टीसी से बात करता। टिकट चेक करने वाला मेरी बातों से प्रभावित हो जाता और मुझे जाने देता और कहता, लेट्स हेल्प द पुअर बॉय। लेट्स हेल्प द पुअर बॉय। परसाई आगे लिखते हैं कि इन गर्दिशों का जिक्र आखिर में क्यों विस्तार से कर गया। गर्दिशें बाद में भी आईं, अब भी आती हैं, लेकिन उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। हम्म। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व निर्माण से इसका गहरा संबंध है। करेक्ट। मैंने सोचा दुखी भी और भी हैं, अन्याय पीड़ित और भी हैं, हम्म। अनगिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ, पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूँ। यहीं कहीं व्यंग्य लेखक का जन्म हुआ। करेक्ट। करेक्ट। ये हरिशंकर प्रसाद जी अपने आत्मकथा गर्दिश के दिन में खुद लिखते हैं। उनके ही शब्द मैंने, एक छोटी सी लाइन है इसी बात पर, ज्ञान और संवेदनाएं हम्म, बहुत जरूरी है, अनुभव और चिंतन भी बहुत जरूरी है किसी भी लेखक के लिए। अब ये जब चारों चीजें मिलती हैं तो रचनात्मकता तो अपने आप जागृत हो ही जाती है। ये उनका अपना ऐसा कहना है कि बिना, जो आप कहते हैं ना ये बड़ा रचनात्मक आदमी है, हम्म, वो इंसान है, राइटर है, फलाना है, ये वो तभी हो सकता है जब उसके पास ज्ञान हो और सेंसिटिविटी हो, नॉलेज एंड सेंसिटिविटी, ये दोनों, यानी कि आप एक अच्छे इंसान होना चाहिए, ह्यूमन नेचर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये जब दोनों चीजें होंगी और फिर आपके अंदर एक एडवेंचरस सोल होनी चाहिए, जो एक्सप्लोर करना जानता हो, जो एक्सपीरियंस करना जानता हो, उन सब चीजों को समेटना जानता हो, और इन सब चीजों को समेटने के बाद उन्हें तरीके से एनालाइज करना जानता हो। ये सारी चीजें हो और आपको एनालाइज करना ना आता हो, तो फिर वो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी में हेल्प नहीं करेगी। हम्म, वही कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। छलकत जाए। तो वो ये इसी बात का वो सारांश है कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और ये उनकी अपनी बात, उनके अपने शब्द हैं। बड़ी, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम पुराने लोगों की बात करते हैं, पुराने लिटरेचर की बात करते हैं, तो वो दौर जो था जिन्होंने देश को अ, बिखरा हुआ भी देखा है, उसको समेटा भी है और उसे बनाया भी है। तो जब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों का एक मिश्रण, जब वो एक बुके हम जिन लोगों ने जिया है, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रियल जर्नी ऑफ लाइफ कैसी होती है।
हम जिस तरीके आज हमारे पास वो सब चीजें जो लिखने के लिए वैसे भी नहीं है उस तरीके की, क्योंकि उस वक्त जो घट रहा था तब बहुत ही हम डेवलपमेंट वाइज बात कर रही हूँ, हमारे हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक वाइज बात कर रही हूँ, हम कहीं भी नहीं थे, या थे तो लूट लिए गए थे, है ना? तो हम वापस जिस जद्दोजहद में थे, ये सब उन लोगों ने देखा है और उन सब चीजों को कितनी खूबसूरती से भाई है। और ये जो इनका पर्टिकुलरली अपने हरिशंकर परसाई जी का आर्ट है भाई, कितनी भी कड़क इमोशन को हंसते खेलते आपको परोस देते हैं। और आप जब पढ़ते हैं उनकी किसी भी कहानी को या सुनते हैं तो आप हंसते हंसते पढ़ते हैं, मजे ले लेके पढ़ते हैं, लेकिन जब खत्म होती है वो कहानी या निबंध या ऐसे जो भी, तो आप अटक जाते सोच में हैं। पड़ जाते आप हैं। अटक जाते हैं, करेक्ट, वही सोच में पड़ जाते हैं। ओ वही, जब अगर आप सेंसिटिव होंगे एज ए ह्यूमन, आपका यहाँ से अलग कनेक्शन होगा तो आप उलझ जाएंगे। हुँ, अदरवाइज आप एज ए रीडर पढ़ के खत्म करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और सच कहूं, एक आम रीडर अगर कोई होगा ना, जब सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा हो, वो पढ़ भी नहीं पाएगा उन्हें। वो हुँ, कितना भी व्यंग्यात्मक हो, लेकिन उसमें कटाक्ष भर भर के है, उसमें हर्ट भर भर के है, आपको चोट मारना भर भर के है। रूप भले ही व्यंग्यात्मक है, ह्यूमरस है, बट बॉस सीधी तलवार मार रहे हैं वो। तो अगर जो ऐसे ही वही टाइम पास करने के लिए मैगजीन उठाकर देखने लगते हैं ना, हाँ किसी का वेट कर रहे हैं, चलो मैगजीन, तो वो कोई भी उठाना चाहे तो मत उठाइएगा परसाई जी और को। परसाई जी के बारे में एक बहुत प्रचलित कथन है हम्म। कि अगर आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान को अगर आपको जानना है, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को करेक्ट पढ़िए। करेक्ट करेक्ट। और आज़ादी के बाद अगर आपको हिंदुस्तान जानना हो, तो हाँ, आप पूरी पर की पूरी लिखाई आप हरिशंकर परसाई जी परसाई की जी को पढ़िए। पढ़िए। आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान जान जाएँगे। हाँ, करेक्ट। पूरे की पूरी रचनावली जो उनकी है, परसाई रचनावली खंड से है, जिसमें 6 भागों ने राजकमल ने छापा है, मोटी-मोटी प्रतियाँ हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वो मोटी मोटी प्रतियां, उसमें उनका सीरियस सब रीडर हो तो आप बिल्कुल हाँ, लीजिए। उसमें उनका सब कुछ संग्रहित है, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके छोटे-छोटे जो छोटे भी छोटे किताबें हैं, संग्रह से करें। निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, पगडंडी सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का का ज़माना, जमाना। माता दिन चाँद पे, मतलब कैसे-कैसे अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको कैसे व्यंग दिखाई देगा कि ये भोला राम का जीव जो उनकी एक कहानी है, उसमें भोला राम का एक इंसान, एक नागरिक है हमारे हिंदुस्तान का, जिसके कुछ ज़रूरतें हैं, जिसके कुछ काम हैं। हाँ, वो दर-दर भटकता है। कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन कार्यालय में बैठने वाले जो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है उस काम को हल करने की, वो लोग उस काम को टरका रहे हैं। किसी न किसी बहाने से वो फ़ाइल बेचारे की दबी रह जाती है। फिर वो इंसान 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आता है कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा? तो उसको उत्तर में ये जवाब मिलता है कि अरे! आपका ये कागज़ पूरा नहीं था, इसलिए ना ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाया, तो आप ये करके लाइए। फिर भोला राम वो काम काम पूरा करके आता है। फिर जब वो आता है तो पता चलता है कि फलाने बाबू तक उनके टेबल पे फ़ाइल पहुँच चुकी है। अभी वो नहीं है, वो छुट्टी पे हैं, वो आएँगे तो होगा। ऐसे करते-करते बहुत ही जो सालों बीत सरकारी जाते हैं। तंत्र होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही कुठाराघात, बहुत ही करारा प्रहार किया है हरिशंकर प्रसाईं जी ने। ऐसे ही एक उनका और है इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पे, जो कि नेताओं के ऊपर एक बहुत ही बड़ा करारा व्यंग है। ऐसे उन्होंने एक निबंध लिखा था मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते नाम फटे से, जूतों पर। प्रेमचंद के फटे जूते टाइटल से। आप उससे भी पढ़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक लेखक, एक कहानीकार जिसे हम कलम का सिपाही, कथा सम्राट, क्या-क्या ना जाने उसको क्या ये कह के हम बुलाते हैं। जितनी भी कहानियों के नाम आप ले रहे हो, या जितने भी आपने टाइटल से बुक सजेस्ट किया है, यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है हमारे पास, उन सब में मर्म इस तरह से है कि एक छोटी सी घटना जो हमें देखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन वो किसी के जीवन का सार हो सकती है। हुँ, और उस एक घटना के कई रूप प्रतिरूप हो सकते हैं। आपके नजरिए से वो घटना कुछ और हो सकती है, इनके नजरिए से, मेरे नजरिए से कुछ और हो सकती है, या और जिसके साथ घट रहा है उसके साथ तो कुछ और ही हो सकती है। तो हर किसी कहानी में व्यंग के का जो जूता वो मार रहे हैं, वो
फिर आपका वो जो प्रेमचंद के सरकारी फटे जूते हो, सदाचार का ताबीज हो, या वो भोलाराम गंजी एक हो, लड़की जो भी, 5 एक दीवाने लड़की पांच भाई दीवाने। साहब, कुछ नहीं तो आपको पढ़ते वक़्त ये तो समझ आ ही जाएगा कि भाई ये घटनाएँ तो हम आए दिन रोज़मर्रा अपने आस-पास घटते हुए देखते हैं, मोहल्ले का कॉलोनी, गाँव, सोसाइटी, कहीं पर भी। कहाँ सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, जो मतलब या अपने काम डोमेस्टिक हेल्प के साथ क्या बिहेव हो रहा है। बट उनकी अपनी क्या लाइफ़ के दर्द दुःख हैं जो उनको आपके यहाँ इस ग इतनी गाली सुनकर भी काम करना पड़ रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ें 2 नाक वाले लोग हुँ, एक इंसान के अंदर रहते हैं 2-4 आदमी। मतलब इतनी सारी कबीरा वैसी खड़ा बाज़ार में। हाँ, ऐसे बहुत ही उनकी एक लिखाई है निठल्ले की डायरी, जो मतलब मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि बहुत ही सहजता से लिखते हैं कि अगर कोई आदमी दिन भर बेईमानी करे, हुँ। तो समाज उसे कर्मयोगी कहता है। हुँ, हुँ। लेकिन जो बिना स्वार्थ के दिन भर सोचता रहे, हमारा समाज उसे क्या कहता है? निठल्ला। करेक्ट। तो निठल्ले की डायरी में परसाई जी लिखते हैं, वाकया मैं आपको छोटा-सा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, हुँ, या ये कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे, हुँ, मगर निठल्ले-निठल्ले में फ़र्क होता है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फ़र्क होता है। हालाँकि ईमानदार दोनों होते हैं। ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वो निठल्ला के नाम से इसलिए बदनाम था हुँ, कि वो लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वो लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुँह चिढ़ाने का काम करता रहता, तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते। हुँ, कहते वो जी लगाकर मुँह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुँह चिढ़ाना काम क्यों नहीं? हुँ, दूसरा कारण ये है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता था, जिससे उसका अपना फ़ायदा हो। अगर वो गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता, तो बड़े-बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वो शायद घूमता रहता था और जहाँ-तहाँ घुस जाता था। नियम उसके जीवन में नहीं था। निठल्ले की डायरी के पहले के पन्ने में कुछ फूट-फूट कर बातें लिखी पाई गईं। इनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने से पहले ये कुछ अंश यहाँ लिख दिए देता हूँ। हुँ, श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? क्या श्री कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से ये कहा? इसे व्यास ने लिखा? इन सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा, यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था, यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी है। हुँ, यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरी गले नहीं उतरती। गीता न कृष्ण ने कही न व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है, या पैसे देकर लिखवाया गया है। प्रमाण मुझे अभी तक मिला नहीं है। गीता में लिखा है कि कर्मण्यवाधिकारावस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। ये उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश नहीं दे सकते हुँ, कि काम करो और पैसा मत इच्छा मांगो। मत करो। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर परसाई साहब को पढ़ेंगे तो उनकी लिखाई आपको जाननी हो, तो किस तरीके से मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग करते हुए, बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए और बहुत ही करारा वो धर्म पे मतलब ऐसे लोगों के प्रहार करते हैं जिन्होंने धर्म का व्यापार बना दिया है। या अगर वो नेताओं पे व्यंग कर रहे हैं, तो नेताओं के ऊपर व्यंग व्यंग नहीं कर रहे हैं, वो नेताओं की नेतागिरी पे व्यंग कर रहे हैं। करेक्ट। अगर वो ये ज़िम्मेदार नेताओं अगर नेता का कुछ काम है करना, तो उनको तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। ठहरा रहे हैं उनको भी, लेकिन वो जो इंसान, जो जनता है, जो इंसान जिनको उनको चुन के भेजा है, वो बराबर का अधिकार उसको भी मनाते हैं। इस तरह की लिखाई हरिशंकर प्रसाद जी के व्यंग आपको देखने को मिलेंगे, अलग-अलग किताबों के माध्यम उन्होंने से, अलग-अलग कहानियों के माध्यम से। कभी भी धर्म को किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को
उठा करके पकड़ करके नहीं चला, किसी भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या राजनीति को पकड़ करके ये नहीं कहा कि इसकी सही या उसकी सही, या वो इंसान गलत या वो इंसान सही, ऐसा नहीं। जो उनको सही लगता था, ये मेरे देश के लिए, ये मेरे लोगों के लिए, ये मेरे लिए सही है, वो उस बात पर हमेशा अडिग रहते थे। अब उन्हें एक और बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनकी, तो उसमें जब एक पॉइंट के बाद जब वो अपना देखिए, मैंने बताया कि उन्होंने पूरी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसी के साथ पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपना नागपुर यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया, फिर वहीं पर अपना एक वसुधा करके जबलपुर से मासिक पत्रिका निकाली, और वैसे ही उनकी कम्युनिटी पॉलिटिकल बनती चली गई, है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो अब वहां पर तो क्या होता था कि अपने अपनी बात को रखने के लिए कभी धरना दे दिया, कभी जुलूस निकाल दिया, कभी स्टेज पर चढ़ के बोल दिया, सब अपनी अपनी बातें रख देते थे। अब इन्हें इतना कुछ कहना होता था, ये कैसे कहें, तो इन्हें कैसे कहें का जो रास्ता इन्होंने खोजा, लिखना। और जो लिखना इन्होंने शुरू किया तो फिर तो रुका ही नहीं, तो फिर तो लोगों की जुबानें बंद हो गई इनकी दूर तक कलम चलती चली गई, जो आज तक रिलेवेंट है, कंटेम्प्रेरी है। जब उठा के देख लीजिए, आपको आज के सिचुएशन में एज इट इज आपको फिट मिलेगी, इतने बरसों बाद भी। और वो जिस पत्रिका में लिखते थे उसका नाम शायद सारिका या कुछ और था। जब उनके कॉलम छप के आते थे तो उसकी बिक्री बढ़ जाती थी, पढ़ने वालों की तादाद, मतलब परछाई जितने पसंद किए जाते थे, लोग पाठक वर्ग उनको इतना पसंद करता था कि उसकी बिक्री बढ़ जाया करती थी पढ़ने के जबकि लिए। बेनेट एंड कॉलमैन जो लोग, जो प्रिंटर थे, पब्लिशर थे, उनको उनकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी, वो खुद उन्हें पसंद नहीं करते थे, बट बावजूद उसके उन्हें प्रिंट करना पड़ता था, लोगों की मांग थी। जो पहले की वीकली होता था, और कई बार तो वीक में 2-2 बार प्रिंट करना पड़ता था, क्योंकि लोग पसंद करते थे। ये थी उस वक्त भी उनका ये मतलब चाहत लोगों की उनके प्रति, वो चार्म उनका था, उनकी राइटिंग का था। और मैंने उनकी कुछ संग्रहों के बारे में, हाँ, एक बहुत फेमस, लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा, सदाचार का तावीज। वो भी कहानी मतलब इतनी जोर की चोट मारती है आपको कि आप कहीं, अभी जैसे आप सुना रहे थे वॉली के निठल्ले की डायरी वाला, नहीं, उससे पहले वो वाला भोला राम का जीव, ये भी मर्म। आप कहीं पर एक राजा ने कह दिया कि यार भाई, इतना भ्रष्टाचार कैसे चलेगा, कहाँ से आ गया ये सब, जरा चेक करो और इसका सॉल्यूशन निकालो। वो सॉल्यूशन निकाले तो कैसे निकाले, क्या करें, बोले पूजा करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, आप पहले, सबसे पहले तो हम सबकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, कोई फिर घूस ही नहीं लेगा। बोले तो लंबा प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट बताओ। तो बोले पूजा पाठ करा लीजिए, तो पंडित किसी मुनि को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि ताबीज मैं आपको बना कर देता हूँ, ईमानदारी का ताबीज, ईमानदारी का, जिससे सबके अंदर ईमानदारी कूट कूट के आ जाएगी, कोई घूस नहीं लेगा। तो भाई बहुत सारे ताबीज बनाए गए और सारे सरकारी लोगों को पहनाए गए। अब वो पहन तो लिए, अब वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, कोई पैसा नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा। एक दिन राजा खुद आ गया, आम आदमी का भेष बना करके, और वो दे रहा है 5 रुपए का नोट। तो जो सरकारी मुनीम, उसने ले लिए, तो उसने उनको, राजा ने रंगे हाथ तो पकड़ लिया, बोले ये क्या है, तुमने तावीज नहीं पहना क्या? तो बोलता पहना ना महाराज, देखिए ना। तो बोले फिर तुम रिश्वत कैसे ले रहे हो? वो कहता है कि आज 31 तारीख है ना, तो बोलता है तावीज दिखाओ। जब तावीज दिखाई तो तावीज के अंदर से खुशबुसाहट आती है, विस्परिंग की, ले ले बे, 31 तारीख है, अब तो ले ले। मतलब सोचिए कितना तेल भिगोया हुआ जूता है कि मजबूरी और वक्त, सिचुएशन आपको मजबूर कर सकती है कि आप खुद भ्रष्ट हो जाएं। और ये जितने वन लाइन में हमने बता दिया, आप जब पढ़ेंगे तो आपको सही मायने में समझ में आएगा कि परसाई जी की जो व्यंग के रूप में कटाक्ष करने का जो तरीका है, जो वो प्रहार है, उससे
आप बच नहीं सकते। खैर, तो उनकी जो मैंने एक छोटा सा संग्रह मैंने आप लोगों के लिए विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का ज़माना, जैसे कि हमने कहा, पगडंडियों का ज़माने में भी उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो आपको ये बता रही है कि बॉस सही रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हैं आप? सही रास्ता आपको बिल्कुल सही सलामत सही जगह पर पहुँचाएगा, लेकिन नहीं, आप सबको शॉर्टकट्स ढूँढने हैं, वो जो जंगल झाड़ियों से आपको मेबी आप सही जगह पहुँचे भी ना, बट आप सबको जाना शॉर्टकट से। तो हुँ, पगडंडी की का ज़माना जो किताब है, उसमें जितनी कहानियाँ हैं, उस कहानियाँ अलग-अलग हैं, बट वही वाली बात है कि शॉर्टकट्स के चलते इंसान कहाँ पहुँच गया है। उसे सही सही नहीं दिख रहा है, गलत ही सही दिख रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कहानी संग्रह में हँसते हैं, हँसते-रोते। रोते हैं, ये उनका वो संग्रह है जिसमें जितनी भी कहानियाँ हैं वो उनके अपने खुद के दुखों पर है। हुँ, फिर जैसे उनके दिन फिरे, ये भी बहुत प्रचलित है लोगों के बीच में। उपन्यास उनका जो है रानी नागफनी की कहानी, कहानी। तट की खोज, ज्वाला और जल, और टोटल उनकी कहानियों, निबंधों और नॉवेल्स सारी 26 बुक्स मार्केट में है, और सारी की सारी एक ही सिस्टम को आपको मतलब उनका एक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है उन सब में। तो आप जो भी व्यंग के ज़रिए, ह्यूमर के ज़रिए असलियत को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ परसाई जी से जुड़ें हुँ, और अपने आप को भी थोड़ा बहुत जानें। और एक छोटी-सी उनकी खुद की कही हुई बात, जो हम सबके लिए है, आपके लिए भी है। किसी भी आप एज़ अ राइटर हों, एज़ एन एक्टर हों, एज़ एन डायरेक्टर हों, या हमारी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आप एज़ अ किसी भी इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करते हो, सब पर ये एप्लीकेबल है। उन्होंने अपने लिए ये बात कही है, खुद का लड़ाकू रूप, दूसरों के प्रति संवेदना, विसंगति से रचना, खुद के दुख से सीखना, ये सारी चीज़ें आपको व्यक्तिगत तौर पर विकसित करता है। आपको लेखक की तरह जब आप सोचते हैं तो आपकी संवेदनाओं को जगाता है, रचनात्मक चेतना का वहीं से विकास होता है। तो ये उन्होंने अपने इंडस्ट्री या अपनी राइटिंग फ्रेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात अपने लिए कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कि खुद के प्रति लड़ाकूपन का इच्छा, जो कि बॉस कितनी भी कोई भी सिचुएशन होगी, अपने आप को लड़ाकू विमान की तरह आप रखिए कि मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही है, चाहे हँस के, चाहे रो के। तो बेहतर है कि मुस्कुराते हुए एक लड़ाकू वॉरियर की तरह आप उस परिस्थिति से गुज़रें या निकल जाएँ। और दूसरों के प्रति उसी 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 सब के घटनाक्रम के बीच में दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहें, सेंसिटिव रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप किसी सिचुएशन में हैं, तो आप दूसरों को मतलब प्रताड़ित करने हुँ, लगे, या हीन भावना से देखने लगे, या परेशान करने लगे। आप अपने सिचुएशन में, इसका मतलब ये नहीं कि अगले के ऊपर ठाए, 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 ठाए। तो बी सेंसिटिव, मीनवाइल यू आर इनटू योर सिचुएशन, और उसी दौरान विसंगति से अगर है इर्द-गिर्द, देखिए ऐसा है दुनिया में, आप जब निकलते हैं तो सब तरह के लोग मिलते हैं। आप बच के कहाँ तक जाएँगे? लेकिन उसमें से आप कैसे रचनाकार बन जाते हैं, कैसी रचनाएँ निकला, जैसे वो खुद कोई सी भी सिचुएशन में से वो कैसे कहानी निकाल लेते हैं या गढ़ देते हैं, और ह्यूमरस तौर पर आपको परोस देते हैं। तो वो ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने यहाँ पे जो उनके अपने शब्द उन्होंने कहे हैं, कमाल है। उनके लिए तो उन्होंने कहे ही हैं। मुझे लगता है मुझे अपने अंदर भी बहुत कुछ दिखता है, और भी चीज़ें मुझे अपने मीटर में डालने की ज़रूरत है, और आप सबके लिए भी हैं। बात पॉलिटिकल जो हमने कही कि कितने उनके ऊपर प्रभाव रहे हैं, उनकी बुआ जी, टीचर, फ्रेंड, उसके अलावा उनके ऊपर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग छाया रही, वो थी नेहरू जी की। हुँ, उस समय के, जैसे मैंने बहुत सारे नाम गिनाए थे अभी आपको पॉलिटिकल लोगों के, उन सब के साथ वक़्त अच्छा खासा बिताने के बाद
उन्हें अल्टीमेटली समझ में आ गया कि बॉस सही दिशा नेहरू जी वाली है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में आज हैं वहीं के मतलब लकीर के फकीर होना वाली बात तो कभी होनी ही नहीं चाहिए जीवन में। और नेहरू जी कभी भी वैसे नहीं थे, वो हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले व्यक्तित्व रहे हैं। उस वक्त हम आपके हाथ में क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन मुझे कहाँ तक ले जाना है अपने देश को, किस तरह ले जाना है अपने देश को, वो नेहरू जी की सोच थी और उसके चलते वो बहुत ही ज्यादा उनसे प्रभावित रहे। तो ये उस प्रोग्रेसिव थॉट इंक्लिनेशन और अपना खुद का एक रुचि लिटरेचर के प्रति, खुद इतने ह्यूमरस तरीके से सोसाइटी को इतना कुछ कंपैशनेटली डिलीवर कर देना, उन्हें सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि तुम लोग क्या हो, नहीं, ये समझाने और सिखाने के लिए कि भाई ये घट रहा है, समझो, देखो और सुधरो। हमें यही नहीं रहना है। अगर आप अभी फिलहाल कीचड़ में हो तो उस कीचड़ से निकल के आपको अच्छी साफ सुथरी जगह पर पहुंचना है। ये सीख सीख देने के लिए वो हंसी मजाक के तौर पर उन कड़वी चीजों को परोस देते थे। वो कहते हैं ना कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम्म। आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। तो किस इस तरीके की विचारधारा से वो प्रभावित थे। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, परसाई जी के बचपन की याद है, जो उसको वो बहुत तीखी याद, उनकी माता जिसको बहुत क्लोज थे, जिसकी शुरुआती दौर में बातचीत में आप बता रही थी, प्लेग की बीमारी। तो जो वाकया है वो सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम्म। परसाई जी लिखते हैं कि 1936 या 37 का साल रहा होगा, तब वे 8वीं के छात्र थे। हाँ, राइट, मैट्रिक। प्लेग की वजह से कस्बे की सारी आबादी घर छोड़कर जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी। वे नहीं गए थे क्योंकि उनकी माँ बहुत बीमार थीं। उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। परसाई ने लिखा है कि भाएं भाएं करते हुए इलाके में हमारे घर पर चहल पहल थी। कुत्ते एक बस्ती छोड़ गए थे। रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें हमें ही डरावनी लगती थी। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग आरती गाते 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 पिताजी सिसकने लगते, माँ बिलख कर हम बच्चों को सीने से लगा लेती, हम भी रोने लगते। आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि रात को पिताजी, चाचा और दो एक रिश्तेदार बल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देते। वो सब नहीं जानते थे कि वो पहरादारी किसके लिए कर रहे हैं, चोरों से, डकैतों से या आसन्न मृत्यु से। ऐसे भयानक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गई। प्लेग की वो रातें मेरे मन में गहरी उतरीं। जिस आतंक, अनिश्चय, निराशा और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अंकन के लिए बहुत पन्ने चाहिए थे। ये परसाई जी अपने आत्मकथा गर्दिश के दिन में लिखते हैं, अपनी माँ के याद संदर्भ करते हुए में। अपने बचपन को। तो ये थे आज के हमारे एपिसोड के, हमारे पॉडकास्ट के साहित्यकार, रचनाकार, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छूट गई और हमें आप तक पहुंचाने में थोड़ी सी वो रह गई, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो चीजें अच्छी लगी हों वो भी बताएं, बुरी लगी हो तो भी बताएं। और हमारे सभी चैनल से जुड़ना ना भूलें, हमारे पॉडकास्ट शेयर करना ना भूलें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर पेड प्रमोशन करते हैं, तो जो लोग भी अपने किताब का या अपने जानकार लोगों की किताब का प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो हमें डीएम कर सकते हैं शब्दों में अनेकता एकता संघ पर और साहित्य गैलरी पर। और इसी के साथ आज का हमारा यह पॉडकास्ट, जिसे हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले रविवार एक नए साहित्यकार, एक नए रचनाकार, एक नई किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।